हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी कहानी पेड्रो रॉड्रिग्स फिलो की है, एक ऐसे सीरियल किलर की जो सिर्फ दूसरे अपराधियों को ही अपना शिकार बनाता था। पेड्रो रॉड्रिग्स फिलो का जन्म 30 अक्टूबर 1954 को ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व में मिनास गेरियास में हुआ था। दुनिया में आने से पहले ही वह हिंसा का शिकार बन चुका था, क्योंकि उसके पिता पेड्रो सीनियर एक शराबी थे। जब पेड्रो की माँ गर्भवती थी, तब किसी बहस के दौरान उसके पिता ने उसकी मां के पेट पर लात मार दी थी। उसके परिणाम स्वरूप पेड्रो के सिर पर जन्म से ही एक फ्रैक्चर का निशान था। पेड्रो का परिवार सेंटा रीटा के अल्फेंसा में रहता था। उसका परिवार काफ़ी गरीब था और गरीबी में पले बड़े होने के कारण पेड्रो के पूरे जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा। उसने अपने पिता को दो अलग अलग लोगों के रूप में देखा था। जब वह शराब पीते थे तो उसकी माँ के साथ हिंसक हो जाते थे। उसकी माँ हमेशा खुद का बचाव करने या छिपने में सक्षम नहीं रहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता था। हालांकि जब उसके पिता नशे में नहीं होते थे तो वे बिल्कुल अलग व्यक्ति रहते थे। उसके पिता ईमानदार और मेहनती थे। वे घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और अपने परिवार के लिए कमाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इसके साथ ही पेड्रो के माता पिता के बीच होने वाली आपसी नाराजगी अक्सर घरेलू हिंसा का कारण बनती थी। लगातार पारिवारिक समस्याओं और घर के माहौल ने पेड्रो को जल्दी बड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। वह 7 बच्चों में सबसे बड़ा था और अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता था। छोटी उम्र से ही वह घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता था। फिर भी पेड्रो अपने बचपन को खुशहाल मानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह गरीब था और इसी वजह से वह जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को महत्व देता था। और चूंकि उसका घरेलू जीवन उथल पुथल भरा था, इसलिए वह खास पलों को संजो कर रखता था। 7 साल की उम्र में पेड्रो ने स्कूल जाने के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। सबसे बड़े बेटे के रूप में अपने पिता की कम आय में सहायता करने के लिए स्कूल के बाद काम करना उसकी जिम्मेदारी थी। सौभाग्य से पेड्रो के लिए इसका मतलब था अपने दादा के साथ काम करना। उसके दादा सप्ताह के दौरान बूचड़खाने में एक स्थानीय कसाई के यहाँ काम करते थे और सप्ताहांत में शराब बनाने का काम करते थे। पेड्रो के दादा उसके लिए उसके अपने पिता से भी ज़्यादा पिता जैसे थे। उन्होंने पेड्रो को तैराकी, शिकार, चाकू चलाना और जानवरों को काटने जैसे कौशल सिखाए थे। वह अक्सर स्कूल की दीवार फांदकर पास के बांध पर अपने दोस्तों के साथ तैरने जाता था और यही उसकी जिंदगी थी। स्कूल, अपने दोस्तों के साथ घूमना और अपने दादा के साथ काम करना और रविवार को अपनी माँ के साथ चर्च जाना। हालांकि पेड्रो को चर्च जाना पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी माँ के साथ चर्च जाता था क्योंकि वह बहुत धार्मिक थी। उसे अक्सर अपने सिर पर बने निशान की वजह से बेचैनी होती थी और जब उसके दादा ने उसे बताया कि उसे ये निशान कैसे मिला, तो पेड्रो को अपने पिता से बहुत घृणा हुई। बेशक वह अपने पिता के दुर्व्यवहार के बारे में जानता था, लेकिन यह जानना कि उसके पिता ने उसकी मां पर हमला किया था जब वह गर्भवती थी, उसके लिए दुखद था। उसके दादा ने उसे एक और कहानी सुनाई। जब वह छोटा था, पेड्रो के पिता उसे किसी बहस के बाद पीटना चाहते थे और उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। जब वह भाग रही थी तो उसका पैर फिसला और पेड्रो जहरीले सांपों के बिल के पास गिर गया। किस्मत से वह सुरक्षित था, लेकिन ये कहानियां सुनकर पेड्रो अपने पिता के प्रति और अधिक गुस्से से भर गया था। जब पेड्रो के पिता को साओ पाउलो के एक पब्लिक स्कूल में रात के चौकीदार के रूप में काम करने की नौकरी मिली, तो उसके पिता और उसकी माँ एक नई शुरुआत की उम्मीद में शहर चले गए और यही सबसे अच्छा वक्त था जब पेड्रो अपने दादा के साथ रह सकता था। जब वह 13 साल का था, तब पेड्रो के जीवन ने एक अंधकारमयी मोड़ लिया। उसके चचेरे भाई के साथ उसकी लड़ाई हो गई, जिसमें पेड्रो के भाई ने उसे एक मुक्का मार दिया क्योंकि पेड्रो ने बिना उसकी इजाज़त के उसके घोड़े को घुमाने के लिए ले गया था। और तब पेड्रो ने बदला लेने की कसम खाई। 2 दिन बाद पेड्रो और उसका चचेरा भाई उसके दादा के साथ उनकी शराब बनाने की भट्टी में थे। जब पेड्रो के दादा उन दोनों को गन्ने पीसने के लिए अकेला छोड़कर चले गए, पेड्रो ने सही मौके का इंतज़ार किया और जब उसे मौका मिला तो उसने अपने चचेरे भाई को गन्ना पीसने वाली मशीन में धकेल दिया। उसके चचेरे भाई का हाथ मशीन के अंदर फंस गया। इस घटना में पेड्रो के भाई की जान तो नहीं गई, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से हिंसा के प्रति पेड्रो के उभरते झुकाव को दर्शाया था। इस घटना के बाद पुलिस ने पेड्रो को हिरासत में ले लिया, पर चूंकि पेड्रो सिर्फ 13 साल का था, इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ 4 घंटे तक हिरासत में रखा। उनका शहर एक सुदूर जगह पर था और दुर्घटनाएं होती रहती थी, इसलिए इस मामले में ज़्यादातर लोगों का मानना था कि यह एक दुर्घटना थी। पेड्रो के दादा ने बस एक कागजात पर दस्तखत करके कहा कि वे उसकी निगरानी करेंगे और मामला सुलझ गया।
दुर्भाग्य से पेड्रो ने खून का स्वाद चख लिया था और बिना किसी नतीजे की परवाह के उसके अपराध का सिलसिला शुरू होने वाला था। इस घटना के बाद पेड्रो के पिता ने उसे साओ पाउलो आने के लिए मजबूर किया ताकि वो अपने माता पिता के साथ रह सके। साओ पाउलो आने के बाद पेड्रो अपने पिता की स्कूल नाइट वॉचमैन की नौकरी में मदद करने लगा, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता को स्कूल की संपत्ति चोरी करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। पेड्रो जानता था कि उसके पिता ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि अपनी कई खामियों के बावजूद उसके पिता हमेशा से ईमानदार थे और कभी चोरी नहीं कर सकते थे। पर स्कूल बोर्ड इस बात पर अडिग था कि पेड्रो सीनियर ही वह व्यक्ति है जिसने स्कूल का सामान चुराया था। बेरोजगार होने के बाद पेड्रो सीनियर अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे और पेड्रो भी कोई नौकरी पाने में असफल रहा था। इसलिए पेड्रो ने शिकार और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास रंग नहीं लाए। ज़्यादातर समय तो वो खाने के लिए कुछ जुटा भी नहीं पाते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि इस तरह जीना संभव नहीं है और वह अपने दादा के घर गया, जहां उसने अपने दादा के शेड से एक शिकार करने वाला चाकू, एक रिवॉल्वर और एक राइफल उठा ली और पहाड़ों में चला गया, जहां वह 1 महीने तक रहा। उसने भोजन के लिए शिकार किया और अपने बाकी समय का उपयोग एक नई योजना बनाने के लिए किया। उसे अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना था। इसलिए सेंटा रीटा के डिप्टी मेयर, जो उसके पिता को निकाले जाने के लिए जिम्मेदार था और पहाड़ों में एक घर में रहता था, पेड्रो छिपकर उसका पीछा करने लगा। उसने इंतजार किया और एक दिन शाम के समय जब पेड्रो झाड़ियों में घात लगाए बैठा था, मेयर की कार घर के पास आई। जब वह गेट खोलने के लिए कार से बाहर निकला तो पेड्रो बंदूक लेकर उसके पास गया और 2 गोलियां चला दी। मेयर के बेटे ने गोलियों की आवाज़ सुनी और अपने पिता की मदद करने के लिए हथियार लेकर घर से बाहर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता पहले ही मर चुके थे और पेड्रो भी जंगल में कहीं गायब हो गया था। 14 वर्षीय पेड्रो ने कुछ समय जंगल में अकेले रहना जारी रखा। डिप्टी मेयर के बेटे ने पुलिस को उसकी पहचान बताई, लेकिन कोई भी पेड्रो को ढूंढ नहीं सका। इस बीच पेड्रो पहले ही अपने अगले शिकार की योजना बना चुका था और वह था स्कूल में काम करने वाला दूसरा गार्ड, जहां से उसके पिता को निकाल दिया गया था। पेड्रो जानता था कि वही असली चोर है। डिप्टी मेयर को मारने के 4 दिन बाद पेड्रो स्कूल में बिना किसी को दिखे पहुंचा और वहां छिप गया जहां गार्ड ने अपनी साइकिल खड़ी की थी। वो एक छोटा सा अंधेरा कमरा था। जब गार्ड साइकिल लेने के लिए वापस आया तो पेड्रो ने उस पर अपनी बंदूक तान दी और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। डर के मारे गार्ड अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर पेड्रो को बहानेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी रिवॉल्वर उठाई और कहा, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और फिर उसने गार्ड को 2 गोलियां मार दी। इसके बाद उसने उस गार्ड पर शराब डालकर उसे आग लगा दी और फिर पेड्रो जंगल में वापस लौट गया, जहां उसने अपनी राइफल और चाकू दफना दिया, लेकिन रिवॉल्वर को अपने पास रखा। कुछ दिनों बाद जब उसे लगा कि मामला ठंडा पड़ गया है तो वह साओ पाउलो लौट आया, जहां वो अपने दादा के एक पुराने परिचित के पास गया। उसने उस आदमी को उसे मोगिदास क्रूज तक ले जाने के लिए पूछा। पहले तो वो आदमी हिचकिचाया, लेकिन जब पेड्रो ने उसे लिफ्ट के बदले अपनी रिवॉल्वर देने के लिए कहा तो वह मान गया। पेड्रो के पास अपने पहने कपड़ों के अलावा रिवॉल्वर ही एकमात्र वस्तु थी जो उसके पास थी। हालांकि मोगिदास क्रूज में उसका परिवार था, पेड्रो जानता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही होगी। इसलिए मारिया पैरसिडा ओलंपिया की मदद से, जो बोटिना नाम से भी जानी जाती थी, पेड्रो साओ पाउलो के बाहरी इलाके में वोल्टा फ्रिया में बस गया। बोटिना एक ड्रग डीलर की विधवा थी, जिसे पेड्रो पर दया आ गई थी। पेड्रो ने जल्द ही बोटिना के मृत पति के घर के कामों को संभाल लिया और दोनों अंततः प्रेमी बन गए। हालांकि पेड्रो उस वक्त नाबालिग था, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब गर्भवती बोटिना को उसके मृत पति के एक ड्रग डीलर गिरोह द्वारा मार दिया गया, पेड्रो फिर एक बार अकेला पड़ गया और उस गिरोह का अगला निशाना पेड्रो पर था, क्योंकि बोटिना को मारने वालों को लगा कि वह उसके पति के ड्रग कारोबार के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसलिए एक दिन उस गिरोह के 3 सदस्यों ने उसे जंगल में तालाब पर तैरने के लिए बुलाया, पर उनमें से एक की पत्नी ने पेड्रो को पहले ही बता दिया था कि यह एक जाल है और वे उसे मारना चाहते हैं। इसलिए जब पेड्रो उनके साथ गया तो वह बहुत सतर्क था। जब वे जंगल से गुजरे तो पेड्रो ने पेशाब करने का बहाना किया और वहाँ से निकल गया और वो तीनों उसका इंतज़ार करने लगे। फिर पेड्रो ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वापस लौटकर अचानक उन पर अपनी पिस्तौल तान दी। उसने यह जानने की कोशिश की कि वो तीनों उसे क्यों मारना चाहते थे।
जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो पेड्रो ने गोली चला दी, जिसमें उनमें से 2 आदमी वहीं मारे गए और तीसरा व्यक्ति घायल हो गया, लेकिन वह भागने में सफल रहा और पास के अस्पताल में पहुंच गया। उसी दिन से पुलिस उस युवा सीरियल किलर के पीछे पड़ गई और उसका नाम पड़ गया पेड्रिनो मेटाडोर या लिटिल पेड्रो किलर। पेड्रो ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए काफ़ी मशक्क़त की। हालांकि वह हत्याएं करना बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि उसका एक मिशन है और वो है ब्राज़ील में मौजूद सभी तरह के अपराधियों को ख़त्म करना, ड्रग डीलर से लेकर चोरों तक, और मुख्य रूप से ऐसे अपराधी जो कमज़ोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। यह संभवतः उसके बचपन की यादों और अपने पिता के प्रति घृणा से प्रेरित था। पेड्रो ने 2 साथियों को अपने साथ मिला लिया, गोचिन्ना और जय कैपेटा, जो डकैती और ड्रग तस्करी में उसकी मदद करते थे। नशीले पदार्थों के साथ उसका रिश्ता अजीब था। उसने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया और वह ड्रग डीलरों से नफरत करता था और उन्हें ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ड्रग तस्करी से उसे कमाई भी होती थी। पुलिस को उन तीनों की हरकतों के बारे में पता था और ऐसे ही अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई थी, जिसे डेथ स्क्वाड कहा जाता था। यह एक स्पेशल यूनिट थी जो अपराधियों को ख़त्म करने के लिए मशहूर थी। डेथ स्क्वाड का स्लोगन था, एक अच्छा चोर एक मरा हुआ चोर होता है, और उन्होंने सैकड़ों अपराधियों को ख़त्म किया था। उनका प्रतीक चिन्ह हर जगह पहचाना जा सकता था, 2 बंदूकों और एक तलवार के साथ एक खोपड़ी। यह उनका हस्ताक्षर था और इसका इस्तेमाल अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता था, और इससे फ़ायदा भी हुआ और छोटे से लेकर बड़े अपराधियों तक सभी इस तरह से शांत हो गए थे। पेड्रो ने पुलिस से बचने के लिए पोंटे ग्रांडे में अपनी दादी के घर जाने का फैसला किया। जिस दिन वह वहां पहुंचा, उसने अपने दादी से, जो एक विच डॉक्टर थी, अपने लिए एक अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिससे वह सभी बुराइयों से बचा रहता। पेड्रो को भरोसा था कि यह अनुष्ठान उसकी रक्षा करेगा, लेकिन पेड्रो ज़्यादा समय तक मुसीबत से बचा नहीं रहा। जब उसे पता चला कि उसकी चचेरी बहन, जो एक ड्रग डीलर है, उसे किसी ने मार दिया है, तो उसने पता लगाया कि उसे किसने मारा है। फिर पेड्रो अगले दिन उस आदमी से मिला और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पेड्रो ने उसे सीने में 7 गोलियां मार दी, जिसके बाद पेड्रो ने कई और हत्याओं को अंजाम दिया। उसने हर एक को मारा जिसे वह जीने लायक नहीं समझता था। वह खुद को एक न्यायाधीश या राइटफुल पनिशर के रूप में देखता था। 16 की उम्र में ही पेड्रो ने 30 हत्याओं को अंजाम दे दिया था। वह वास्तविकता से दूर हो चुका था। उसे लगता था कि बुरे लोग मूलतः कचरा है और वह समाज के बुरे लोगों को निकालकर सही काम कर रहा है। उसके लिए उसके दुश्मन न केवल उसके निजी दुश्मन थे, बल्कि पूरे समुदाय के दुश्मन भी थे, और उनसे निपटने का एकमात्र तरीका था उन्हें मार देना। हर हत्या से पहले वह तंबाकू चबाने और प्रार्थना करने की रस्म निभाता था। यह उसकी एक तरह की वुडू सुरक्षा थी। कुछ दिनों बाद पुलिस के डेथ स्क्वाड ने गोचिन्ना को ढूंढ लिया, और जब उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस और उसके बीच गोलीबारी शुरू हो गई, और उस गोलीबारी में गोचिन्ना मारा गया। पेड्रो और जय कैपेटा ने जब अपने दोस्त की मौत के बारे में सुना तो वह शहर छोड़कर उस शहर की ओर निकल पड़े जहां जय कैपेटा की मां रहती थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा था। जब दोनों दोस्त जा रहे थे, वो एक झील के पास रुके क्योंकि पेड्रो तैरना चाहता था। जब पेड्रो तैर रहा था, कुछ देर बाद उसे उस दिशा में कुछ सुनाई दिया जहां जय कैपेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक वैन देखी जिसमें 4 आदमी उसके दोस्त की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जय कैपेटा को कुल मिलाकर 15 गोलियां मारी और वहां से चले गए। जब पेड्रो अपने दोस्त के शव के पास पहुंचा तो उसने रेत पर एक चित्र देखा, 2 बंदूकों और एक तलवार के साथ एक छोटी खोपड़ी। जाहिर था ये काम पुलिस के डेथ स्क्वाड का था। पेड्रो को पता था कि पुलिस को उसे पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वह अकेला बचा था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। इसलिए वह ग्रामीण इलाकों में घूमता रहा, चर्चों और लावारिस कारों में सोता रहा, जब तक कि उसने अपनी माँ के होम टाउन लौटने का फैसला नहीं किया। जब वह वहाँ पहुँचा तो वह सीधे एक स्थानीय बार में गया। पुलिस ने बार के मालिक को पहले ही आगाह कर दिया था कि पेड्रो शहर में आ सकता है, और उसे सलाह दी थी कि अगर कभी वो उसे देखे तो उन्हें तुरंत इस बारे में बता दे। पेड्रो बार में बैठा था जब तक कि उसने 4 लोगों को सड़क पर भागते हुए नहीं देखा, और उसे समझ आ गया कि वे उसी के लिए वहाँ आए हैं। उसने अपना ड्रिंक ख़त्म किया और बाहर निकल गया। वह इसके लिए तैयार था। पेड्रो के पीछे पीछे पुलिस उसकी माँ के घर तक पहुँच गई, और वहाँ उनके बीच हिंसक गोलीबारी हुई, जिसमें पेड्रो की माँ भी फंस गई और उसे भी 2 गोलियां लग गई।
पेड्रो को भी हाथ, पैर और सिर में कुल मिलाकर 5 गोलियां लगी थी, लेकिन दोनों बच गए थे। पेड्रो 1 महीने तक अस्पताल में कोमा में रहा। फिर जब वह होश में आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर हथकड़ी से बंधा पाया। 24 मई 1973, जब पेड्रो केवल 18 वर्ष का था, वो आखिरकार कानून की गिरफ्त में था। उसे डकैती, ड्रग तस्करी और सबसे बढ़कर करीब 50 हत्याओं जैसे कई अपराधों का दोषी पाया गया। उसे 100 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई और अपनी सज़ा काटने के लिए उसे मोगिदास क्रूज के जेल में भेजा गया था। जब पेड्रो अपने सेल में पहुंचा तो उसे अपने भविष्य की भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वहाँ कोई गद्दे नहीं थे, कोई शावर नहीं और सेल छोटा सा था और बदबू आ रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे। अपने जीवन में पहली बार पेड्रो डर गया था। पेड्रो जेल में मौजूद दूसरे गिरोह के निशाने पर था। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि वे सबसे पहले उस तक पहुंचे और ना ही जेल के गार्ड्स को पेड्रो को बचाने में कोई दिलचस्पी थी। हालांकि जब पेड्रो द्वारा किए अपराधों के बारे में अफवाह फैली तो गिरोह ने अपना मन बदल लिया। उन्हें लगा कि पेड्रो को अपने गिरोह में शामिल करने से उनका गिरोह और मजबूत हो जाएगा। पर पेड्रो का वहां लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं था और अगले कुछ हफ्तों में वहां दूसरे गुटों के खिलाफ उसकी लड़ाई शुरू हो गई और जेल के अंदर ही उसने 3 लोगों को मार दिया। उसने इसके लिए लंच बॉक्स में आने वाले एल्यूमिनियम से किसी तरह एक चाकू बना लिया था, जिससे वो अपने पास हर वक्त रखता था। जेल के हालात बाहर जैसे नहीं थे। वहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र चीज़ जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की वह था उसका परिवार, इस उम्मीद में कि वह एक दिन रिहा हो जाएगा। उसकी माँ जब भी संभव होता उससे मिलने आती, उसे मुसीबत से दूर रहने के लिए कहती और जल्दी पेड्रो को जेल में ऐसी खबर मिली जिससे वह पूरी तरह टूट गया। जेल में पेड्रो ने अपनी माँ की मौत की खबर समाचारों में सुनी। पेड्रो के पिता ने उसकी माँ को 21 बार छुरा घोंपकर मार दिया था जब वह सो रही थी। लेकिन पेड्रो जेल में अपनी दिनचर्या के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अपनी माँ की मौत के बारे में जानने के अगले दिन वह व्यायाम करने के लिए यार्ड में गया। वह आमतौर पर अपने 2 साथी कैदियों के साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन उस दिन वे नहीं आए। उसे पता चला कि वे एक रात पहले ही भागने में सफल हो गए थे। पेड्रो को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि उसके 2 सबसे करीबी साथी उसे अपनी योजना में शामिल किए बिना ही भाग गए, जबकि वे जानते थे कि वह बाहर निकलने के लिए कितना बेताब था। अगर वह जेल में नहीं होता तो शायद अपनी माँ को बचा सकता था। गार्डों ने देखा कि पेड्रो गुस्से में है और इसलिए बाकी कैदियों की सुरक्षा के डर से उसे अलग थलग कर दिया गया। पेड्रो को अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गई थी। जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह रोना बंद नहीं कर सका और उसके केवल 2 शब्द थे जो सभी को सुनाई दे रहे थे। मैं तुम्हें मार दूंगा डैड, और अब से तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। पेड्रो सीनियर ने भी कुछ दिनों बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किस्मत से उसे भी उसी जेल में भेजा गया जहाँ उसका बेटा सजा काट रहा था। ये पता चलते ही पेड्रो ने अपने पिता की जान लेने और अपनी माँ का बदला लेने की योजना बनाई। पेड्रो जेल से परिचित था और उसने इसका फ़ायदा उठाया। एक दिन उसने बीमार होने का नाटक किया। जब एक गार्ड उसे उसके सेल से बाहर अस्पताल ले जाने के लिए आया, पेड्रो ने गार्ड को अपने कब्जे में कर लिया। उसे धमकाने के लिए उसने अपने चाकू का इस्तेमाल किया और उसकी बंदूक और चाबियाँ छीन ली और फिर पेड्रो अपने पिता के सेल में गया। जब उसके पिता ने उसे देखा तो उसे पता चल गया कि उसका बेटा वहाँ क्यों आया है और उसने अपने बेटे से कहा, तुम सही कर रहे हो बेटा। पेड्रो के पास गार्ड की रिवॉल्वर थी, लेकिन उसने चाकू का इस्तेमाल किया। पेड्रो को पता था कि उसके पिता ने उसकी माँ को 21 बार चाकू घोंपा था, इसलिए उसने भी अपने पिता को 21 बार चाकू घोंपा और फिर एक आखिरी वार किया और अपने पिता का सीना चीर के उसका दिल निकाल लिया। दिल को अपने हाथ में लिया और उसे चबाकर थूक दिया। उसने अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर किए वादे को पूरा कर दिया था। इस हत्या के बाद पेड्रो को एक दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी, और वह था अव्यवस्थित 9000 कैदियों वाला करांदीरू बंदी गृह। पेड्रो द्वारा अपने पिता की हत्या करने का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। एकमात्र रिकॉर्ड था, वो भी सिर्फ पेड्रो की यादों में। उसके पिता का जेल में प्रवेश करने का सबूत मौजूद था, हालांकि उसके पिता की हत्या की कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई थी। यह सुनने में शायद थोड़ा नाटकीय था, लेकिन तथ्य यह है कि पेड्रो ने अपने पिता को मारकर अपनी माँ के खून का बदला ले लिया था। जेल में उसने अपने पूरे शरीर पर टैटू गुदवाया था। उन टैटू में एक खास टैटू दिलचस्प था। वह एक बिच्छू था जिसके साथ एक लाइन लिखी थी,
माटो पोर प्रेसर, जिसका अर्थ है मैं आनंद के लिए हत्याएं करता हूँ। जेल की दीवारों के अंदर पेड्रो ने कम से कम 47 साथी कैदियों की हत्याएं की थी। एक स्थानांतरण के दौरान उसने एक अन्य कैदी को मारा था जो उसके साथ जेल वैन में बैठा था। जब गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो देखा पेड्रो ने उस आदमी को मार दिया है। पेड्रो ने कहा उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह आदमी बलात्कारी था। पेड्रो की 126 साल की मूल सजा समय के साथ 400 साल तक बढ़ गई थी। पेड्रो के लिए 400 साल तक जीवित रहना संभव नहीं था, लेकिन 400 साल की सजा उसके अपराधों की गंभीरता को प्रदर्शित करती है। दुर्भाग्य से ब्राज़ील में आजीवन कारावास जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ब्राज़ील का कानून किसी को भी 30 साल से अधिक जेल की सजा नहीं देता है। पेड्रो के अनुसार उसने केवल बुरे लोगों को ही मारा, कभी भी दयालु या निस्वार्थ लोगों, महिलाओं या बच्चों को नहीं मारा। उसने लगभग 70 से 100 लोगों की हत्याएं की थी। वह खुद को बदला लेने वाला मानता था। कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की और ब्राज़ील जैसे अपराधग्रस्त देश में कुछ लोगों ने उसे एक सतर्क व्यक्ति, महिला और बच्चों का रक्षक और एक प्रकार का उद्धारकर्ता भी बताया था। 42 साल जेल में बिताने के बाद 10 दिसंबर 2018 को पेड्रो को रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद पेड्रो एक ब्राज़ीलियन सेलिब्रिटी और यूट्यूबर बन गया। उसने पेड्रो एक्स मेटाडोर नाम का एक चैनल शुरू किया जहां पेड्रो आधुनिक अपराधों पर चर्चा करता। साथ ही पेड्रो ने एक लेखक पैब्लो डो नासिमेटो सिल्वा की सहायता से अपनी जीवनी पर एक किताब भी लिखी। उसने कसम खाई कि अब वह फिर से केवल आत्मरक्षा में ही कोई अपराध करेगा। 5 मार्च 2023 को ग्रेटर साओ पाउलो के मोगिदास क्रूज में 68 साल की उम्र में 2 लोगों ने पेड्रो की गोली मारकर हत्या कर दी। उसे पोंटे ग्रांडे के पास गोली मारी गई थी जब वह एक बच्चे के साथ घूम रहा था। पुलिस ने उस कार की तलाशी की जिसे घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था। बाद में उस कार को एक सुनसान जगह पर पाया गया। पुलिस का मानना था कि हत्यारों ने भागने के लिए एक और वाहन का इस्तेमाल किया होगा। अब तक पेड्रो की हत्या के मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। Well, that's all for today. Thank you so much for watching. I will see you again next time.